आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नॉन विदाउट ए डिफिनिट सेल वॉल, जिसमें कोई वास्तविक या दिखाई देने वाली या पाई जाने वाली सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति ना हो। पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल, जंतु और पादप दोनों में बीमारी उत्पन्न करने वाली हो। पैथोजेनिक का मतलब बीमारी उत्पन्न करने वाली। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के वो जीवित रह सके। तो ये है हमारा 11 का बी ऑप्शन। अब इसको देख लेते हैं। तो 11 का बी ऑप्शन हमारा माइकोप्लाज्मा सही है। तो माइकोप्लाज्मा की सेल कैसी होती है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। जो माइकोप्लाज्मा है ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। नॉन विदाउट ए डिफिनिट सेल वॉल, इसमें कोई डिफिनिट सेल वॉल नहीं होती यानी कोशिका भित्ति नहीं होती। दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये जंतु और पादप दोनों के लिए बीमारी उत्पन्न करने वाली है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। चार ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया की कोशिका के लिए चिपचिपा नेचर प्रकट करता है। स्टिकी का मतलब चिपचिपा, ताकि वो कहीं पर भी चिपक सके, दूसरी कोशिका में चिपक सके। तो वो अंग होता है ग्लाइकोकाइलिक्स। ग्लाइकोकाइलिक्स। तो ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में 12 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ग्लाइकोकाइलिक्स इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर ऑफ द सेल इनवेलप which consists of non-cellulosic polysaccharides with or without proteins. It gives sticky character to the cell. तो जो ग्लाइकोकाइलिक्स है ये सबसे बाहर म्यूसिलेजनस लेयर होता है। मतलब म्यूसिलेज का मतलब जिसमें चिपचिपा जेली जैसा पदार्थ होता है, और सेल की इनवेलप मतलब खोल पर पाया जाता है। विच कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, जिसमें सेलुलोज रहित पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। अब ये सब क्या होते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। विद और विदाउट प्रोटीन, या तो इसमें प्रोटीन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट गिव्स स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल, यह कोशिका को चिपचिपा चरित्र प्रदान करता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया आकर्स। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया आकर्स। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी प्रतिलिपि बनाना, अपने जैसा दूसरा बना लेना, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। एक तरह से इसको प्रतिलिपि बनाना कहेंगे। डुप्लीकेशन का मतलब द्विगुणन, रेप्लिकेशन का मतलब बहुगुणन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के डीएनए जैसा है उस वैसे ही अपने बच्चे तैयार करना एक तरह से। तो ये कब होता है? तो 13 का बी ऑप्शन है प्रियर टू फिजन। फिजन मीन्स विखंडन, टूटना। तो विखंडन होते समय जब डीएनए का विखंडन होगा तो उसी समय बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसको देख लेते हैं। तो 13 का बी ऑप्शन देखिए, डीएनए रेप्लिकेट इन बैक्टीरिया जस्ट बिफोर द डिवाइडेड बाय फिजन। जब उसमें विखंडन होता है उसके जस्ट बिफोर मतलब तुरंत पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में। तो 13 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू, जो मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगे, इसको विस्तार से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए मिथेनोजेन बिलोंग्स टू आर्की बैक्टीरिया, बस दे इंक्लूड मीथेन प्रोड्यूसिंग जेनरा सच एस मिथेनोबैसिलस एंड मिथेनोथ्रिक्स। तो इसके अंतर्गत मीथेन गैस होती है, उसको उत्पन्न करने वाले जेनरा मतलब ग्रुप आते हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं मिथेनोबैसिलस एंड मिथेनोथ्रिक्स। अब देखिए मिथेनोजेंस आर ऑब्लिगेट एनारोबिक्स फाउंड इन ऑक्सीजन डिफिशिएंट एनवायरनमेंट्स। जो मिथेनोजन यानी मिथेन उत्पन्न करने वाला, मिथेन जन मीन्स जनरेटर, जैसे जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है, तो मिथेन जनरेटर मिथेन गैस उत्पन्न करता है। तो ये बैक्टीरिया मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है मिथेन गैस उत्पन्न करते हैं। तो वही कह रहा है कि मिथेनोजेंस आर ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब ऑलवेज हमने बताया था, मतलब अविकल्पी अनऑक्सी श्वसन करने वाले हैं, यानी मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन डिफिशिएंट मतलब ऑक्सीजन जहाँ नहीं है या कम है तो वैसे वातावरण में पाए जाते हैं। सच एस मार्सेज, जैसे मार्सेज का मतलब दलदल वाले स्थान में, मार्सेज का मतलब दलदल वाले स्थान में। तो स्वैम्स का मतलब भी दलदल होता है। मार्सी का मतलब जैसे बहुत दिन तक जहाँ पानी भरा रहे लंबे समय तक, तो वहाँ पर जो है मिट्टी गीली हो जाए, उस दलदल को बोलेंगे स्वैम्स, मीन्स कि दलदल को बोलेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी भरा रहा है। तो लगभग एक ही चीज़ें हैं। स्लग्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, जो गंदे नाले होते हैं उनको जब साफ़ किया जाता है तो साफ करके जो मिट्टी डाली जाती है जहाँ पर, वो जो दलदल होता है उसको स्लग कहते हैं। तो वहाँ पर भी मीथेन गैस बनती है। एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, और जो हमारे चारा खाने वाले जानवर हैं, मवेशी हैं, उनकी आंत में भी मीथेन गैस बनती है। मोस्टली दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन। और जो मीथेन बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेन बैक्टीरिया हैं, ये एनर्जी यानी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं जिंदा रहने के लिए, रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके, एंड ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके, विद द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। तो 14 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड द मिथेनोजेंस। वही जो क्वेश्चन पीछे था उसी को पूछ लिया है। कह रहा है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, जो प्राथमिक प्रोकैरियोट हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो बायोगैस उत्पन्न करते हैं, मिथेन बायोगैस मानी जाती है। तो फ्रॉम द डंक ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, जो चारा खाने वाले मवेशी हैं उनके गोबर से। तो पीछे आ चुका है मिथेनोजेंस हो जाएंगे। तो 15 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं आर्की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। तो आर्की बैक्टीरिया देखिए प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है, और यू बैक्टीरिया हमारा यूकैरियोट के अंतर्गत आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से बंद अंग पाए जाएंगे इस कोशिका के अंदर, और इस कोशिका के अंदर नहीं पाए जाएंगे। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या अंतर था? जो यूकैरियोट है हमारा, इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन पाए जाते हैं, झिल्ली से बंद हुए अंग, केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। तो आर्की बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होगा आर्की बैक्टीरिया में, जबकि यू बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो 16 का
ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो द आर्कीबैक्टीरिया आर द एंशिएंट बैक्टीरिया दैट इंक्लूड एक्सट्रीमोफाइल्स लाइक मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इनको आद्य बैक्टीरिया बोलते हैं, आदिकाल वाले, पुराने समय वाले, और इनके अंतर्गत मिथेनोजेंस, मीथेन उत्पन्न करने वाले, हैलोफाइल्स खारे जल में रहने वाले, एंड थर्मोफाइल्स गर्म वातावरण में रहने वाले, सब आते हैं आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत। दे प्रेजेंट सम ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ऑफ लाइफ फ्रॉम फॉर्म दैट परसिस्ट टुडे। आज के ज़माने में जितनी प्राचीन लाइफ ये जीते हैं वो ज़्यादातर संभव नहीं है। इस समय भी ये ऐसे जीव पाए जा रहे हैं दुनिया में जो बहुत प्राचीन लाइफ जीते हैं। दे हैव बोथ यूबैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक कैरेक्टर बिसाइड द फीचर यूनिक टू देम। अपने अद्वितीय लक्षण के साथ साथ इनमें यूबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। दियर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड सेल शेप एंड साइज रिसेम्बल ए टिपिकल यूबैक्टीरिया। इनके जनन का तरीका, पोषण का तरीका और सेल यानी कोशिका की आकृति और आकार टिपिकल यूबैक्टीरिया से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दियर सेल वॉल आर मेड ऑफ ए वैरायटी ऑफ पॉलीमर। इनकी जो कोशिका भित्ति है बहुत सारी टाइप के पॉलीमर से मिलकर के बनी होती है। अब पॉलीमर का मतलब समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई हमारे पास चेन है तो उसकी एक कड़ी है, तो एक कड़ी उसका टुकड़ा है, और जब वही कड़ी मिल मिल के पूरा चेन बना लेती हैं तो पॉली का मतलब मेनी, बहुत सारे, तो कड़ी बहुत सारी हो गई तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी पदार्थ होगा, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है तो प्रोटीन का एक टुकड़ा जिसको अमीनो एसिड कहते हैं और बहुत सारे NH2 ग्रुप मिल जाते हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। बताते हैं कि ये प्रोटीन बन गई, प्रोटीन की चेन है, तो उसी को पॉलीमर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि दियर सेल वॉल आर मेड ऑफ ए वैरायटी ऑफ पॉलीमर। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है आर्कीबैक्टीरिया की बहुत सारे पॉलीमर से मिलकर बनी होती है, बट डू नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेंस अनलाइक यूबैक्टीरिया। तो लेकिन एक चीज जरूर है कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता, अनलाइक यूबैक्टीरिया, जैसा कि यूबैक्टीरिया में पाया जाता है। तो लिपिड्स ऑफ दियर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स आर आइदर लिंक्ड अनलाइक यूबैक्टीरिया which contains glycerol ester lipid in their सेल मेम्ब्रेन। तो कह रहा है लिपिड्स और दियर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जो लिपिड है हमारा, लिपिड का मतलब फैट, वसा, और दियर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और उसकी साइटोप्लाज्मिक झिल्ली आर आइदर लिंक्ड अनलाइक यूबैक्टीरिया। जो यूबैक्टीरिया उससे कुछ अनलाइक है लिपिड पाने की वजह से, which contains lipid of their cytoplasmic membrane are either linked unlike यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में लिपिड पाई जाती है जबकि यूबैक्टीरिया में नहीं पाई जाती। which contains glycerol ester lipid in their सेल मेम्ब्रेन। अब यही जो लिपिड हमने बताया, तो लिपिड के साथ साथ इसमें ग्लिसरॉल भी पाया जाता है इसकी कोशिका झिल्ली में आर्कीबैक्टीरिया के। तो हमको सिर्फ इतने से मतलब है जितना अंडरलाइन करें हैं, बाकी कोई चीजें मतलब की नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है Which of the following are likely to be present in deep sea water? डीप सी वाटर मतलब बहुत गहरे समुद्र में कौन पाया जाता है? तो हमारा है आर्कीबैक्टीरिया। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आर्कीबैक्टीरिया बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मोनेरा। तो आर्कीबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब जिसमें झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाते, कोई भी झिल्ली से बंद अंग नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट में।
तो उसी के अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया आते हैं और सारे प्रोकैरियोट को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है, तो आर्कीबैक्टीरिया भी हमारे मोनेरा के अंतर्गत आ जाएंगे। दीज इंक्लूड द मिथेनोजेंस, इसके अंतर्गत मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया आते हैं, विच प्रोड्यूस मीथेन, जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। द थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया, जो अम्लीय जमीन पे अम्लीय वातावरण में पाए जाते हैं और उस वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उष्ण अम्लीय बैक्टीरिया बोलेंगे इनको। विच लाइव इन एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक इन्वायरमेंट, जो बहुत गर्म और अम्लीय वातावरण में जिंदा रहते हैं, सच एस हॉट स्प्रिंग, जैसा कि हॉट स्प्रिंग में। एंड द हाइलोफिलिक बैक्टीरिया, जो हाइलोफिलिक मीन्स खारे जल में पाए जाने वाले, विच कैन ओनली फंक्शन एट हाई साल्ट कंसंट्रेशन, जो केवल अपनी क्रियाविधि दिखाते हैं बहुत ज़्यादा नमकीन वातावरण में, बहुत ज़्यादा नमक की जहाँ पर सांद्रता होती है। एंड आर एबंडेंट इन द वर्ल्ड्स ओशियन, और समुद्र में विश्व के समुद्रों में इनकी मात्रा बहुत एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहे हैं पिगमेंट कंटेन्स मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। तो मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मेम्ब्रेन है इस तरह से, तो इससे कहीं एक्सटेंशन निकल जाए, इस तरह बाह्य वृद्धि कह सकते हैं। तो कह रहा है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कुछ पिगमेंट या रंजक पाया जाता है जो मेम्ब्रेन के आउट ग्रोथ यानी बाहर निकली मेम्ब्रेनों में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है? क्रोमैटोफोर नाम है उसका, क्रोमैटोफोर नाम है। इसका विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। तो देखते हैं इसको। Chromatophore is a pigmented lamellar or vesicular structure that can be isolated from disrupted photosynthetic bacteria or cyanobacteria। तो इसको ध्यान देना। तो क्रोमैटोफोर जो होता है यही पिगमेंटेड लाइमेलर और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। लाइमेला की तरह होता है या वेसाइकिल की तरह होता है, मतलब भीतर खोखला होता है, जैसे गुब्बारे में हवा भर दी जाए। दैट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिसरप्टेड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जो कि आइसोलेटेड मतलब अलग अलग करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को। दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बी प्रोजेक्टेड इन फोल्ड इनटू द साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग लैमेलाई that have therefore double unit membrane structure। तो कहने का मतलब ये है कि दियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रोजेक्टेड इन फोल्ड, बहुत सारे फोल्ड में प्रोजेक्ट रहती है, जैसे ऐसे ऐसे इस तरह से बहुत सारे फोल्ड बन जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग लैमेला, इन्हीं को लैमेला कहेंगे। दैट हैव देयरफॉर डबल यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसी वजह से इनमें एक मेम्ब्रेन अंदर हो गई, ये फोल्ड कर गई तो दो मेम्ब्रेन की दो झिल्लियां हो जाती हैं, इसलिए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कह रहा है। द पिगमेंट एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड फास्फोराइलेशन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लोकेटेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लैमेला। तो कह रहा है बहुत सारे एंजाइम जो कि लाइट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भाग लेते हैं, यानी फोटोफास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन का मतलब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसके बारे में ये लोग हेल्प करते हैं। आर लोकेटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लैमेला, और ये जो फास्फोराइलेशन से संबंधित पिगमेंट हैं जो और एंजाइम जो हैं, ये सब इन्हीं मेम्ब्रेन या लैमेला में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग
ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। प्रोकैरियोट के अंतर्गत आता है और सारे प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखा गया है, तो इसको ध्यान देना। तो इसको देखते हैं 19 नंबर। साइनोबैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत 2 ग्रुप आते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया, जिसमें ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आ जाते हैं, फार्मली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, या साइनोफाइटा भी कहते हैं, which comprises the vast majority of membrane and the grass green bacteria or chloroxy bacteria। तो कुल मिला के कुछ नहीं ध्यान देना है। जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें 2 ग्रुप हैं, यू बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया जो है कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया जो है ये साइनोबैक्टीरिया है, उनके 2 ग्रुप हैं, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिनको साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और दूसरा है हमारा ग्रीन ग्रास ग्रीन बैक्टीरिया, जिसको कह रहा है मेम्ब्रेन एंड द ग्रास ग्रीन बैक्टीरिया या क्लोरोक्सी बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी और क्लोरोक्सी बैक्टीरिया 2 ग्रुप इसके हो जाएंगे। तो कुल मिला के साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड एंड मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वन कैटेगराइज एज। तो कह रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो बहुत सारे प्रोकैरियोट, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट मतलब ज़्यादातर प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमंस, आदमी के लिए सुविधाजनक हैं। क्यों सुविधाजनक है? इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में उपयोग होते हैं, एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और बहुत सारे प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग होते हैं। आर द वन कैटेगराइज्ड एज, उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगे। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब परपोषी, जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दूध से भोजन प्राप्त करेंगे तो भोजन प्राप्त करके दूध को दही में बना देंगे, तो इसीलिए परपोषी। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय माइसीलियल बैक्टीरिया नोन एज एक्टिनोमाइसिटीज। तो जो ज़्यादातर एंटीबायोटिक है हमारी, वो माइसीलिया पाए जाने वाले बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है, जो एक्टिनोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिनोमाइसिटीज आर सेप्रोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक, और ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे परपोषी होते हैं, सेप्रोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक मतलब बहुत सारे चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड एंड आल्सो हेट्रोट्रोपिक वंस। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है इसी के द्वारा दूध से दही बनता है, और ये भी एक हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, इसको ध्यान देना। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इन यू बैक्टीरिया ए सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिसेम्बल्स यू बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल इन। कह रहा है कि इन यू बैक्टीरिया के अंदर ए सेल्यूलर कंपोनेंट, एक कोशिकीय संरचना है, दैट रिसेम्बल्ड यूकैरियोटिक सेल इज, जो यूकैरियोटिक सेल से मिलती है। तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली से बंद अंग नहीं पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक में पाए जाएंगे। तो कह रहा है यूकैरियोटिक से अगर तुलना की जाए यू बैक्टीरिया की, तो कौन सी समानता पाई जाएगी? तो झिल्ली से बंद अंग पाए जा सकते हैं, क्योंकि यूकैरियोट में झिल्ली से बंद अंग पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका आंसर हो जाएगा। तो 21 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूबैक्टीरिया रिसेम्बल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसको ध्यान दीजिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यूबैक्टीरिया की, तो वो यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है। बट न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड सेल वॉल आर लिटिल डिफरेंट इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जो केंद्रक है राइबोसोम है। अब राइबोसोम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। छोटे छोटे सरसों के जैसे दाने होते हैं, वैसे सेल में छोटे छोटे ये कण जैसे पाए जाते हैं, जिनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। आगे हम पढ़ेंगे बहुत विस्तार से। तो न्यूक्लियस, राइबोसोम और कोशिका भित्ति कुछ अंतर होता है यूकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में यूबैक्टीरिया से। इन दियर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूबैक्टीरियल सेल। और किस चीज में भिन्नता होती है यूबैक्टीरियल सेल से? संरचना में कोशिका भित्ति की और उसके ऑर्गेनाइजेशन में। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, कुछ जो है ज्यादा गर्म वातावरण में रहने वाले अंग जो हैं, दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक, जो बहुत ज्यादा अम्लीय वातावरण में रहते हैं, हैबिटेट बिलोंग टू द टू ग्रुप। तो वो दो ग्रुप में बांटे गए हैं। वो दो ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है 22 का ए देखिए, यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। अभी बहुत विस्तार से ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं कि ज़्यादा गर्म वातावरण और अम्लीय वातावरण में जहाँ पीएच बहुत कम है पाए जाते हैं, वो यूबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। तो देयर आर टू मेजर ग्रुप ऑफ मोनेरियंस, मतलब मोनेरा के दो मेजर ग्रुप हैं। आर्कीबैक्टीरिया जिनको एंशियंट बैक्टीरिया यानी प्राचीन जीवाणु बोलते हैं, एंड यूबैक्टीरिया जिनको सत्य जीवाणु बोलते हैं। यू बैक्टीरिया इज ऑफ फर्दर टू टाइप। यू बैक्टीरिया जो है फिर से दो टाइप में बांटा गया है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के दो भाग हो गए, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिलस आर ए टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। जो थर्मो एसिडोफिलस है, बहुत उष्ण कटिबंधीय, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले और अम्लीय वातावरण में रहता है, थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया को। व्हिच लिव इन एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरनमेंट pH 2, बहुत ज़्यादा उच्च अम्लीय वातावरण में रहता है जिसका pH 2 या 2 से भी कम होता है। दैट हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। दे आर फॉर्म्ड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग। ये हॉट सल्फर मतलब बहुत ज़्यादा गर्म सल्फरीय वातावरण में जहाँ सल्फर पाया जाता है वहाँ भी पाए जाते हैं। सम ऑफ बैक्टीरिया आर आल्सो फेमस फॉर लिविंग अंडर द मोस्ट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट लाइक साल्ट पैम। कहने का मतलब कि कुछ सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा विचित्र वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि साल्ट पैम्स, जहाँ बहुत ज़्यादा खारा दलदल भरा हुआ है। पेट्रोलियम पैम्स, मतलब जहाँ पर पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकालने पे बह के बिखर गया है जिस मिट्टी में, वहाँ पाया जाएगा। स्पाइल्ड सॉइल में पाए जाएंगे। उसी तरह स्पाइल्ड सॉइल का मतलब कि जैसे पेट्रोल निकाला गया, वहाँ बहुत सारा पेट्रोल गिर गया, बहुत दिन के बाद वो मिट्टी खराब हो जाती है, तो वहाँ भी पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। हॉट स्प्रिंग, बहुत गर्म वातावरण में सल्फर स्प्रिंग, स्नो, बर्फ, इन सब जगहों पर पाए जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन कौन से सही है। तो तीसरा गलत है, बाकी सब सही है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो चारों को पढ़ के देख लेते हैं समझ लेते हैं क्या गलती है क्या कैसे है। तो पहला है देखिए, मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया व्हिच प्रोड्यूस मीथेन इन मार्सी एरिया। ये तो एकदम सही है कि जो मीथेन उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है।
और ये मीथेन उत्पन्न करते हैं कहाँ, मार्सी एरिया में जहाँ दलदल होता है। एकदम करेक्ट है, पीछे पढ़ चुके हैं। अगला है नॉस्टाक इज ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नॉस्टाक एनाबीना ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं, जैसे फली वाले जो पौधे होते हैं, जैसे अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, इनकी जड़ों में उखाड़िएगा पौधों को तो उसमें देखेंगे जड़ों में गांठें होती हैं, तो उन्हीं गांठों में नॉस्टाक एनाबीना ये ग्रीन हरी शैवाल के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पाए जाते हैं और वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में, ताकि पौधों के वो नाइट्रोजन काम आ सके। अब तीसरा ऑप्शन देते हैं कीपो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज। ये एकदम गलत है कि जो रसायन संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया हैं वो कभी ग्लूकोज से सेलुलोज को नहीं बनाते हैं। वो तो रसायन संश्लेषी जो हैं वो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बना करके जिंदा रहते हैं, कभी ग्लूकोज से सेलुलोज नहीं बनाते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ए सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। पीछे ही पढ़ चुके हैं कि माइकोप्लाज्मा हमारी सबसे छोटी कोशिका है, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है, तो इसलिए जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीसीज। तो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाली धान में लीफ ब्लाइट जो बीमारी है, जो चकत्ते पड़ जाते हैं उसकी पत्ती में धान की, तो वो किसके द्वारा होता है, तो होता है जैंथोमोनास के द्वारा। जैंथोमोनास बैक्टीरिया है जिसके कारण धान की फसल की पत्ती में लीफ ब्लाइट नामक बीमारी हो जाती है। तो 24 का आंसर देख लेते हैं। तो 24 का सी आंसर हमारा करेक्ट है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय जैंथोमोनास ओराइजा, ए बैक्टीरियम व्हिच इज ग्रीन नेगेटिव एरोबिक कैप्सुलेटेड एंड मोटाइल विद ए सिंगल पोलर फ्लैजेलम। तो ये बैक्टीरिया हमारा क्या होता है, जैंथोमोनास ओराइजाई। बाकी नीचे क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजनित होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रह सकता है। कैप्सुलेटेड, इसके बाहर एक खोल पाया जाता है, और ये मोटाइल मतलब चलनशील है, चल फिर सकता है। विद ए सिंगल पोलर फ्लैजिला, केवल एक ही ध्रुवीय कसाफ के द्वारा। तो कुछ नहीं मतलब, केवल इतना मतलब है कि लीफ ब्लाइट ऑफ राइस किससे होता है, जैंथोमोनास ओराइजा से, बाकी सब बेकार। अगर आगे आएगा इसका विस्तार तो हम लोग वहां पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि थर्मोकोकस, यानी बहुत, थर्मो मीन्स ऊष्मा, तो बहुत ऊष्मीय मतलब गर्म जगह पे पाए जाने वाले थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले मिथेनोकोकस, एंड मिथेनोबैक्टीरिया। और मिथेनोबैक्टीरिया जो है एक्सट्रीमली फाई, मतलब इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं। तो 25 का सी देखिए, आर्की बैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। तो ये आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत मीथेन उत्पन्न करने वाले, उच्च वातावरण में हाई टेम्परेचर पर रहने वाले और अम्लीय वातावरण में रहने वाले सब आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते थे। तो 25 का सी वाला हम देखते हैं। देखिए 25 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरिया आर एग्जाम्पल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। ये सब आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। Which are characterized by a unique cell wall that lack peptidoglycan। इनमें एक विचित्र प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता, एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड
protein are and closely resemble eukaryotic cell in the mechanism of protein synthesis and structural protein RNA complication and complement of the ribosomes। तो इसको देख लेते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है और उसकी जगह पर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है एंड कंसिस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड पाई जाएगी। पॉलीसैकेराइड का मतलब शक्कर जो है उसी के बहुलक, पॉलीमर मतलब बहुलक होता है। जैसे हमने प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया था कि एक कड़ी हमारी अमीनो एसिड है और बहुत सारी कड़ी बन के माला या चेन जंजीर जैसी बन जाती है तो उनको पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर शक्कर का पॉलीमर होगा तो पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। एंड प्रोटीन जैसे पहले बताया था क्लोजली रिसेम्बल टू यूकैरियोटिक सेल, और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उससे कुछ मिलती जुलती संरचना जैसी होती है। इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किस संरचना के आधार पर? जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसकी मैकेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल में होती है उसी तरह आर्की बैक्टीरिया में भी होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी काफ़ी मिलती जुलती है, संरचनात्मक प्रोटीन एंड आरएनए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द राइबोसोम, और राइबोसोम में जो आरएनए कॉम्प्लीमेंट पाया जाता है उसमें भी बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया की यूकैरियोटिक सेल से काफ़ी समानता होती है। तो अब 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अब 26 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।